जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 1 फरवरी 2023 में जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ एसएससी जीडी का, उसको डिस्कस करते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आपको जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी उसको भी आपको याद रखना है। पहला प्रश्न, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सागा दावा उत्सव ये किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों सागा दावा उत्सव ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सागा दावा त्यौहार दोस्तों ये सिक्किम मनाया जाता है। सिक्किम में क्यों मनाया जाता है? दोस्तों सागा दावा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको मृत्यु मिली और उनका जन्म भी सागा दावा के दिन हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, सागा दावा कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार है। बौद्ध धर्म के लोग इसको मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ना एक चीज़ और याद रखनी है। सिक्किम का ही त्यौहार है, वो है आपका ध्रुव का तेसी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि ध्रुव का तेसी ये जो त्यौहार है ये कौन से धर्म का त्यौहार है। तो ये भी बौद्ध धर्म का त्यौहार है और ये सिक्किम में मनाया जाता है। ध्रुव का तेसी क्यों मनाया जाता है? दोस्तों आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश देने की घटना को ध्रुव का तेसी के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम का त्यौहार है ध्रुव का तेसी, याद रखिएगा। दोस्तों सिक्किम का एक त्यौहार आप और याद ना, फांग लापसोल, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। फांग लापसोल, फांग लापसोल ये सिक्किम का त्यौहार है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का ही त्यौहार है ये भी। दोस्तों एक बौद्ध धर्म का त्यौहार और पूछता है आपके एग्जाम में, वो है आपका लोसर। लोसर लोसर जो है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। और लोसर जो होता है ये तिब्बती बौद्ध लोगों का नया साल होता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि लोसर नया साल कौन से धर्म में होता है, तो बौद्ध धर्म में होता है। ये भी आप याद रखें। तो सागा दावा पूछा गया था। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है वांगाला। बांगला उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों आप इसके बारे में याद रखिएगा कि बांग्ला उत्सव जो होता है ये मेघालय में होता है। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। और एक आपको याद रखना है जो क्वेश्चन आए, वो है आपका डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है आपका? तो डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर में। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, 4 दिन तक होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बांग्ला उत्सव मेघालय और डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर। एक त्यौहार आप और रख लीजिए, वो है आपका बोनालू। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों बोनालू उत्सव मनाया जाता है आपका, बोनालू उत्सव ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। तेलंगाना का त्यौहार है बोनालू। तो ये भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है। एक मांडू महोत्सव याद रखना, मध्य प्रदेश वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है? दोस्तों हरित क्रांति जो सफल रही है वो गेहूं और चावल के लिए, मेनली खाद्यान्न फसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इसका। खाद्यान्न फसल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा गेहूं और चावल। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब होती है? दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत भारत में होती है 1966-67 में। ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये भी आप याद रखें। और दोस्तों आपको याद रखना है कि हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति का दूसरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम ये हरित क्रांति का दूसरा नाम है। ये भी आप याद रखना, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम ये किसका नाम है? तो दोस्तों हरित क्रांति का ही दूसरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HYBP। अगर आपके एग्जाम में आए कि HYBP किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है HYBP। ठीक है दोस्तों हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? इसको एक और बोलते हैं सदाबहार क्रांति। अगर एग्जाम में आए कि हरित क्रांति को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो सदाबहार क्रांति कहा जाता है। सदाबहार क्रांति। और सदाबहार क्रांति शब्द एम एस स्वामीनाथन ने दिया था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि हरित क्रांति के दौरान भारत के कृषि मंत्री कौन थे? दोस्तों जब हरित क्रांति भारत में हुई तो भारत के कृषि मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम ये हरित क्रांति के दौरान भारत के कृषि मंत्री थे। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हरित क्रांति दुनिया में कहाँ हुई थी सबसे पहली बार? मैक्सिको में। और हरित क्रांति जो है ये नॉर्मन बोरलॉग के प्रयास से शुरू की गई थी। तो गेहूं और चावल पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। ये भी आप याद रखें। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जुलाई 1968 में, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने 1968 में गेहूं क्रांति के नाम से एक डाक टिकट जारी किया था हरित क्रांति के लिए, तो वह आपका
इंदिरा गांधी, ये भी आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जनगणना के संदर्भ में एनपीआर क्या होता है? जनगणना के संदर्भ में एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें मतलब क्षेत्र की, वार्ड की जनसंख्या का ब्यौरा रखा जाता है, तो वो होता है आपका एनपीआर, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आए कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद रखना, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। और हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी आप याद रखना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन होता है। दोस्तों आप ना एक चीज़ और रट के जाना, एनआरसी क्या होता है? एनआरसी, ये मुझे कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि असम में एनआरसी आया था, ये क्या था? एनआरसी क्या होता है? ठीक है। दोस्तों जनगणना की बात करूँ तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। और जो नियमित जनगणना है इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट हुई थी, रिपन के टाइम में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई है। जनगणना सामान्य तौर पर भारत में 10 साल के अंतराल पर की जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि कितनी है? दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि आपकी 2002 से 2007। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की थी। ये चार्ट मैंने आपको 20 बार दिखाया है, ये सन आप जरूर रट के जाइएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। याद रखना इसके बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार और ऊर्जा पर बल दिया गया था। सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया, 1951 से 1956। 5वीं पंचवर्षीय योजना जरूर याद है, गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 साल चली थी, ये भी आप याद रखना। सबसे बस्ट, जो सबसे बेकार पंचवर्षीय योजना है वो आपकी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान अकाल पड़ा था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अकाल पड़ा था, ये आप याद रखना। क्लियर। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई हैं आज तक, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो उस तक अपने कार्य करेगा। और संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल है 315। संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल जो है वो 315 है, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। तो ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं, आईएफएस वन वाला होता है, भारतीय वन सेवा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, असम में बिहू मनाया जाता है। दोस्तों असम में बिहू कब कब होता है? दोस्तों असम में बिहू, बोहागी बिहू अप्रैल में होता है, माघी बिहू जनवरी में, और काती बिहू होता है आपका अक्टूबर में। तो 3 प्रकार के बिहू पूछे जाते हैं आपसे, तीनों आप याद रखिएगा कौन सा बिहू कब होता है। ठीक है दोस्तों, असम का ना 2-3 डांस याद रखना। एक बुगुरुम्बा डांस बहुत आता है एग्जाम में, बुगुरुम्बा। बुगुरुम्बा कहाँ का डांस है? असम का। एक आपको याद रखना कली गोपाल। कली गोपाल कहाँ का डांस है? असम का ही डांस है। एक आपको याद रखना दोस्तों झूमुर। असम में चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाएं द्वारा झूमुर किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक डांस आपको याद रखना असम का, वो है आपका सतरिया। सतरिया, सतरिया क्लासिकल डांस है असम का, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, बुगुरुम्बा, कली गोपाल, खेल गोपाल, झूमुर, राखल लीला भी यही होता है आपका। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, असम में ना एक चीज़ और याद रखना, एक त्यौहार होता है आपका अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला देवी कामाख्या के मंदिर में लगता है गुवाहाटी में। तो अम्बुबाची मेला, ये भी आप याद रखना कहाँ पे लगता है? गुवाहाटी में लगता है, देवी कामाख्या के मंदिर में। और असम का एक त्यौहार आप और याद रखना, वो त्यौहार आपका बैखो। बैखो, बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों बैखो उत्सव होता है असम में। बैखो उत्सव असम में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है, ये भी आप याद रखना। और असम में एक सींग का गैंडा मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक सींग का गैंडा, ये भी आप याद रखना। कहाँ मिलेगा? तो काजीरंगा में मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है सॉरी, वो है आपका माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका
माजुली। और माजुली को 2015 में जिले का दर्जा दिया जा चुका है। तो ये भी आप याद रखो, माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी 1928 में। फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली। दोस्तों फिरोज शाह कोटला जो नई दिल्ली है, इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। यहाँ आप देख सकते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म जो हुआ था ये पाकिस्तान में हुआ था और 12 साल की उम्र में इनको कैद हुई थी। 1924 में इन्होंने घर छोड़ दिया। 1923 में इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। 1927 में ये लाहौर बम कांड में गिरफ्तार किए गए और 1928 में इन्होंने सैंडर्स को मार दिया था। ये जरूर याद रखना, सैंडर्स की मौत का को किसने मारा था? भगत सिंह ने गोली मारी थी इनको। और इनको फिर बटुकेश्वर दत्त और इनके जो साथी थे, ये तीनों आपके बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, इनके साथ इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। दोस्तों भगत सिंह की बात करूँ तो भगत सिंह की ना आत्मकथा पूछी जाती है आपसे, वो है आपकी वाई आई एम एथीस्ट। वाई आई एम एथीस्ट ये किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों वाई आई एम एथीस्ट ये भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है। वाई आई एम एथीस्ट भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है, याद रखिएगा। और चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो रखा गया है वो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भगत सिंह के नाम पर। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनी थी। दोस्तों आपको ना एक चीज़ और याद रखनी है, वो है आपकी गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई है? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी का मुख्यालय किस शहर में है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। और एक आपको याद रखना दोस्तों, ये तो गदर पार्टी हो गई। एक आपको याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनी थी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनी है 1939 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक आप याद रख के जाइएगा, और वो है आपका जो कौन सी संस्था बनी थी, मतलब होम रूल लीग। होम रूल लीग। दोस्तों होम रूल लीग दो चली हैं आपकी। एक आपकी बाल गंगाधर तिलक वाली और एक एनी बेसेंट वाली। मैं तिलक वाली की बात करता हूँ तो अप्रैल 1916 में तिलक जी ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक जिन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। तो होम रूल लीग 1916, और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तिलक वाली होम रूल लीग का पुणे में था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था? दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में। तो इन्होंने इसको हरा दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था आपका नर्मदा नदी के किनारे। ये भी आप याद रखना। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ना एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, इस अभिलेख पर पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन किया गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख, और इसकी रचना किसने की थी? ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। तो रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया, ये भी आप याद रखना। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का राजा है। इसकी राजधानी थी बादापी। बातापी बातापी या बादामी, ये भी आप याद रखना। कर्नाटक वाले क्षेत्र में था ये। तो क्लियर हुआ दोस्तों। तो हर्षवर्धन के बारे में भी याद रखना, ये पुष्यभूति वंश का राजा है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पुष्यभूति वंश। और इसका दरबारी कविता बाणभट्ट जिसने हर्षचरित लिखी है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों भारत में दूसरी बार एशियाई खेल ये 1982 में हुए थे नई दिल्ली में। 1982 में नई दिल्ली में हुए थे, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे आप पूरा चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, भारत में कब कब हुए हैं। तो देखो सबसे पहले एशियाई खेल हुए थे 1951 में नई दिल्ली में। उसके बाद में 1954 मनीला में हुए थे। 1958 टोक्यो, 1962 जकार्ता, 1966 बैंकॉक, 1970 बैंकॉक, 1974 तेहरान। और उसके बाद में आ जाते हैं आप नीचे 1982। तो 1982 में भी जो मतलब राष्ट्रीय खेल मतलब एशियाई खेल थे ये आयोजित किए गए हैं। तो ये आप याद हो, एक 1951 और एक 1982 दोनों में हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेल कब आयोजित करवाए गए थे, तो दोस्तों भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेल, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों भारत ने एक ही बार कॉमनवेल्थ आयोजित किए हैं और वो किए थे 2010 में। तो 2010 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए गए, ये भी आप याद रखना। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में। तो भारत में एकमात्र कॉमनवेल्थ खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे 2010 में। याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तो हो गए कॉमनवेल्थ खेल। अगर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि भारत में राष्ट्रीय खेल कब शुरू किए गए थे,
दोस्तों राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई भारत में? अभी 36 में राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, उससे पहले 35 में राष्ट्रीय खेल हुए थे केरल में, 36 में राष्ट्रीय खेल बताना है तो गुजरात में हुए। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? प्रथम राष्ट्रीय खेल दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई 1985 में, और सबसे पहले राष्ट्रीय खेल जो है वो नई दिल्ली में ही खेले गए थे। तो ये जरूर याद रखना कि भारत में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए, तो भारत में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं आपके 1985 में। क्लियर दोस्तों? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? दोस्तों हर साल मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में हम राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप याद रखना जरूर, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण भी बना है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो बना, ये कब बना है दोस्तों? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है 1984 में। ठीक है, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वह है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी आप याद रखना। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था कि एशियाई खेल कब हुए थे? 1982 में नई दिल्ली में। दोस्तों 1982 में ना आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। साथ साथ जो भारत में आयात निर्यात बैंक है, आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना भी 1982 में की गई थी। ये भी आप याद रखना, आयात निर्यात बैंक 1982। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख करता है, तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 समता का अधिकार। एक अनुच्छेद आप और याद रख के जाइएगा, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, एक आपको याद रखना है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है दोस्तों? आर्टिकल 76 भारत का जो महान्यायवादी होता है, इससे संबंधित है, तो ये जरूर याद रखना कि महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई, और ये बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नहीं, बच्चों के गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है, ये आप याद रखना, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ था आपका, नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये भी आप याद रखना। और क्वेश्चन आए कि पीएम किसान योजना ये कब शुरू की गई थी? ये 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, 24 फरवरी 2019। ठीक है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मैं बात करूं आपसे, अगर क्वेश्चन आए कि किसान दिवस भारत में कब होता है? दोस्तों किसान दिवस होता है भारत में 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को होता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी आप एमएसपी का नाम सुने होंगे। एमएसपी, भारत में एमएसपी कौन जारी करता है? तो भारत में एमएसपी कृषि लागत मूल्य आयोग जारी करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी जारी करता है। मूल्य आयोग एमएसपी जारी करता है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये 23 फसलों के लिए जारी होता है हर साल। क्लियर? अच्छा, और प्रश्न ये पूछा गया था दोस्तों, गोला फेंक में महिलाओं के लिए गोले का वजन कितना होता है? दोस्तों गोला फेंक में महिलाओं के लिए गोले का वजन होता है 4 किलोग्राम, और पुरुषों के लिए कितना होता है? तो पुरुषों के लिए होता है 7.26 किलोग्राम। 7.26 किलोग्राम पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में डिस्कस थ्रो से। डिस्कस थ्रो में और अंतर उसमें क्या होता है, उसमें एक चक्का होता है और इसमें आपका ये गोला होता है। तो डिस्कस थ्रो में चक्का होता है, चक्का फेंक। क्वेश्चन आए कि डिस्कस थ्रो जो होती है दोस्तों, डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए गोले का मतलब चक्का होता है, उसका भार कितना होता है? तो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम महिलाओं के लिए जो डिस्कस थ्रो में चक्के का वजन होता है वो 1 किलोग्राम रखा जाता है, और पुरुषों के लिए कितना होता है? 2 किलोग्राम। दोनों आप याद रखना। और एक क्वेश्चन ये आएगा कि गोला मतलब डिस्कस थ्रो में जो मतलब सर्किल होता है उसका व्यास कितना होता है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर होता है, आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है आपका। दोस्तों यही प्रश्न आपके पूछे गए हैं। हाँ दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपको बता दूं आया है, हालांकि प्रश्न ये नहीं है जो मैंने लिखा है, मतलब प्रश्न था कि हैलोजन की कोई अभिक्रिया पूछी गई है, और एग्जैक्ट किसको अभिक्रिया याद नहीं है बच्चे को जिसने बताया है। हाँ इतना जरूर बताया कि हैलोजन की एक अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन वाले कोई केस का वो थी,
अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है बच्चों से, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हैलोजन होते क्या हैं। देखो, वर्ग 17 में ये तत्व हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो ये जो होते हैं ये हैलोजन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हैलोजन को बताइए कौन सा है, तो ये आप रट के जाना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और है आपका एस्टेटीन। तो ये आपके हैलोजन है। सबसे ज़्यादा जो मतलब क्रियाशील है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है आपकी फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है आपकी फ्लोरीन, ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा क्रियाशील। सबसे ज़्यादा धनात्मक कौन सी होती है, तो आयोडीन होती है। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक भी फ्लोरीन होती है, ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा बंधुता किसकी होती है, तो वो आपकी फ्लोरीन की होती है। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों, तो यही प्रश्न आपसे पूछे गए थे। मिलता हूँ दोस्तों अगले एनालिसिस के साथ। अभी फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस बचा है, जिसको लेके आऊँगा जल्दी ही मैं। अभी आपका 31 तारीख वाले 2 शिफ्टों के एनालिसिस बचे हैं, वो सब मेरे पास प्रश्न हैं, वो लेके आऊँगा जल्दी। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के साथ में, अगले एनालिसिस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।